बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर जो है वो पाकिस्तान की मरकज़ सियासत का मरकज़ बना हुआ है। लाहौर में आए दिन मुलाकातें हो रही हैं। अपोजिशन से मुलाकात कर रही है और अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादियों से भी मुलाकातों में मसरूफ़ है। बाज़गश ये है कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती है। माजी में भी बेशुमार कोशिशें की गई, बारहा राबिते किए गए, लेकिन उसका हासिल वसूल कुछ ना मिला। तो अब की बार अपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहादियों से राबिते मजीद बढ़ाने की कोशिश की है। जबकि दूसरी जानिब अगर हुकूमत को भी देखें तो हुकूमत भी ऐवान की सियासत के साथ साथ सड़कों की सियासत पर माइल होती दिखाई दे रही है। ऐलान ये हुआ है कि अब बड़े जलसे जुलूस किए जाएंगे और अपोजिशन की जो करप्शन थी जो माजी में की गई उसको बेनकाब किया जाएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अगर देखा जाए तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब काफी मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। परवेज इलाही साहब से भी जो मुलाकात हुई है उसके भी बाज़गश्त हुकूमती हलकों में गूंज रही है, अवाम में भी वो जेर बहस हो चुकी है। तो आज के दिन MQM पाकिस्तान का वफ्द जो लाहौर पहुंचा, जिन्होंने बरादरान से भी मुलाकात की और उसके बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की है, तो उसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक हबीब साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। फ़ारूक हबीब साहब, इससे पहले कि मैं आपकी जानिब आऊं, आमिर खान साहब का वो बयान सुन लेते हैं जो उन्होंने मुलाकात के बाद आज इशारा दिया है। वो इशारा क्या है, पहले वो मुलाहिजा कर लेते हैं। हम सब मेरा ख्याल है अपने अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, हुकूमत के साथ हैं, चौधरी साहब भी हैं, हम भी हैं। जो भी फैसला करेंगे एक दूसरे के साथ मशावरत से और मिल के ही चलेंगे। हम अपना हिस्सा बढ़ाने के मूड में हम तो ये कहते हैं कि जो ये एक मिनिस्ट्री है ये भी हमसे ले लें, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है इस मिनिस्ट्री की। जैसा चौधरी साहब ने फरमाया कि अभी तो पकना शुरू हुआ है, कुछ पकेगा उसके बाद फैसला करेंगे। आमिर खान साहब ने जो इशारा दिया चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से, तो चौधरी परवेज इलाही साहब का इस बारे में क्या मौक़िफ़ था वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक के लिए साजगार माहौल है। अपोजिशन जो कर रही है ना वो जवाब देंगे, लेकिन सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, कारकर्दगी से मुतमिन है वो आप हमारे बयान से अंदाजा लगा लिया। सामान तो फिर अभी पकड़ना शुरू नहीं हुआ, सामान थोड़ा दिल कच्चा ही खा लो। आपको इशारे तो नहीं मिल रहे दोबारा गर्मी में आने के? यार तुसी इशारे से मगर जानते हो। अभी तो बावर्ची खाने में कुछ पकना शुरू हुआ है, कुछ पकेगा तो फिर उसकी खुशबू भी आएगी। आप क्या चाहते हैं कि क्या हम इसे कच्चा ही खा लें? ये चौधरी परवेज इलाही साहब का मौक़िफ़ है। लेकिन इससे पहले हमने आमिर खान साहब का मौक़िफ़ सुना है। लेकिन आमिर खान साहब का मौक़िफ़ कुछ दिन पहले जब कराची में मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई थी उस वक्त क्या था वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। हम माजी में चाहे वो पीपुल्स पार्टी की हुकूमत रही हो, चाहे मियाँ साहब की हुकूमत रही हो, हम सबका हिस्सा भी रहे, इस वक्त PTI का हिस्सा भी है। तो हम तो किसी की भी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अल्लाह करे माशी से भी मुतमईन नहीं है। तो हम इसका इजहार कर चुके हैं कि हम इस जमहूरियत को बचाने के लिए इस हुकूमत में शामिल हुए थे। कारकर्दगी का फैसला आने वाला इलेक्शन कर देगा। फ़ारूक हबीब साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की चौधरी परवेज इलाही साहब की और आमिर खान साहब की भी, वो कुछ अरसा पहले की भी आमिर खान साहब की आप मुलाहिजा कर चुके हैं। अब आप ये देखिए कि ये आपके बेहतरीन इत्तेहादी हैं, अभी तक हर मामले में इन्होंने आपका साथ दिया है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सिनेरियो के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, इत्तलात ये हैं, वो उसमें हकीकत क्या है या वो उसकी आप नफ़ी किस तरीके से करते हैं ये अलग बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आगे MQM ने ये रोना रोया है कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए। हुकूमत बैड गवर्नेंस में इस वक्त जारी है जिसका खुमियाजा हमें भी भुगतना पड़ रहा है। नहीं, देखिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मामला है। बुनियादी तौर के ऊपर तमाम इंडिपेंडेंट जमातें हैं, आज़ाद जो उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, उस हवाले से वो जिससे मुलाकात करना चाहते हैं करें, हमें उस मुलाकात के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ तक रही बात, हमारे इत्तेहादी हैं, 3.5 साल से हमारे साथ हैं, हर मौका के ऊपर हमारे साथ हैं, हर बिल के मौका के ऊपर उन्होंने वोट दिया है और इक़्तिदार के अंदर भी उनको प्रॉपर जो है वो शेयर मिला हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मामला है और आइंदा भी हमारे इत्तेहादी जो है वो हमारे साथ ही खड़े रहेंगे। बाकी ये तो जहाँ तक रहेगी बात अपोजिशन की, तो अपोजिशन तो खुद अपोजिशन को गिराने के ऊपर लगी हुई है। उनका को हुकूमत को गिराने का ख्वाब जो है वो कभी उनका पूरा नहीं होगा। 3-3.5 साल से उन्होंने सिर्फ धूल ही चाटी है, इधर उधर जलसे जुलूस, रैलियाँ, मुलाकातें। मुझे आप ये बताएं ना, उन्होंने अपना खुद मजाक बना लिया है। जरदारी को सड़कों पे घसीटना था, पेट फाड़ के दौलत लेकर आनी थी वापस। अभी स्टेट बैंक के बिल के ऊपर जो इनका हशर नशर हुआ है वो सबके सामने है, किसी से ढका छुपा तो नहीं है।
फिर भी मैं आपको कहूँगा, ज़ाहिरी बात है, जब आपकी कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो कोलिशन गवर्नमेंट के हमेशा जो है वो चैलेंजेस होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आप अपने इत्तेहादियों को, अपनी कोलिशन को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरह उनको साथ लेके चलते हैं। हमने हमेशा अपने इत्तेहादियों की बात को सुना है, उनकी बात पे जो उनके जेन्युइन मामलात होते हैं, मसाइल होते हैं, उनको हम सॉर्ट आउट भी करते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। फरख हबीब साहब, इस बात में कितनी सदाकत है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अगले 48 घंटों में MQM के वफ़द से मुलाकात भी कर रहे हैं? देखें, मुलाकात तो हमारे इत्तेहादियों के साथ हमारी रूटीन के अंदर जो है वो होती रहती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो मुलाकात की दरख्वास्त आई होगी या प्राइम मिनिस्टर साहब मिलना चाहते होंगे तो मुलाकात हो जाएगी, उसमें क्या किसी को कोई एतराज़ है? तो आप क्या समझते हैं, ये जो जितने मामला चल रहे हैं ये सब सियासी खेल है, कोई ऐसा मामला नहीं, आपका कोई इत्तेहादी आपको छोड़ के नहीं जा रहा? राणा साहब, आपको भी पता है, हमें भी पता है, मुझे आप ये बताएं कि आसफ अली जरदारी का दाना जो है वो मरियम सफदर शहबाज शरीफ को चुगने देंगी? वो भाई उनके घर में ही सन लगी हुई है, वो शहबाज शरीफ के लिए एक मरियम सफदर ही काफ़ी है। वो कल उन्होंने कहा नहीं जनाब कि सारी CEC का जो इख्तियार है वो हमने मियाँ साहब के हवाले कर दिया है ताकि शहबाज शरीफ को जो है वो ज़ीरो कर दिया जाए। एक शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा, उसके अगले रोज़ आके मरियम सफदर ने उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा नहीं जी, जो फैसला करेंगे वो तो नवाज शरीफ ही फैसला करेंगे। हम तो कहते हैं कि ये चोरों का टोला है, इनके खिलाफ तो हम तो जिहाद कर रहे हैं और हमने तो हर हालत में इनके खिलाफ जो है वो अपना जिहाद जो है वो जारी रखना है। जिन लोगों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, आज उन लोगों की जगह जो है वो जेलों में है, उनकी जगह जो है वो इक़्तिदार के वानों में नहीं है। ये इनकी भूल है। इनके सामने जो है वो इमरान खान खड़ा है। ये इन्होंने पहले NRO ले लेते थे पाँव पकड़ के वहां से, लेकिन अब इनको किसी जगह से कोई NRO नहीं मिलेगा। फरूख हबीब साहब, आपकी जमात ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अपोजिशन जमातों की ये जो मेल मुलाकातें जारी हैं ये रोटी के लिए फिर से इकट्ठे हो गए हैं, ये खा रहे हैं और अपनी चोरी का हिसाब कर रहे हैं। तो फिर अपोजिशन की इत्तेहादियों से मुलाकात बारे क्या मौक़िफ़ रखते हैं? नहीं, देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि सियासी जमातें एक दूसरे के साथ मुलाकात करती हैं, लेकिन आप देखें हमारा एक स्टेटेड मौक़िफ़ है, स्टेटेड स्टांस है। हम भी कौमी अहमियत के हामिल मामलात के ऊपर हमने मुलाकात की है, हमने इनको दावत भी दी है हमेशा के, जहां मुल्की सलामती का मामला हो, जहां कौमी मफाद के मामलात हों, वहां पर मिल के साथ चलना चाहिए। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि अगर आप कहें कि किसी की चोरी बचाने के लिए, किसी को NRO देने के लिए इनके साथ मुलाकात होगी, वो तो कभी नहीं होगी। ये एक हमारा स्टेटेड मौक़िफ़ है। अब बाकी जो जमातें मिल रही हैं उनको अपना अपना जो है वो स्टांस देखना चाहिए उनको कि उनका क्या स्टांस है, क्या पॉलिसी है। उनकी ऊपर जो है वो हमारी पॉलिसी लागू नहीं होती, वो हमारे इत्तेहादी हैं, अलाइज हैं, वो हमारी कोई जमात का हिस्सा नहीं है जिन पे अब हमारी पार्टी पॉलिसी या पार्टी डिसिप्लिन लागू होता। फरख हबीब साहब, चले मान लें कि अपोजिशन जो है वो अपना इत्तेहाद कायम कर रही है, अगर वो अदम इत्तेमाद की तहरीक की तरफ जाती है तो तहरीक के इंसाफ जो है वो अपोजिशन के अंदर सन लगाने में कितने % कामयाब हो चुकी है? आपके पास क्या इतने वोट हैं कि आप अपोजिशन को उल्टी गिनती शुरू करवा दें? जी, अभी आपने देखा कि स्टेट बैंक का जो बिल था उसको पास करवाने के हवाले से उनके अपने अराकीन गायब थे सेनेट से, उनके अपने अपोजिशन लीडर जिनको नून लीग ने 80 से 82 वोट दिए थे, वो वहां से जो है वो गायब थे। अब मुझे आप बता दें कि उसके बाद इनके पल्ले क्या रह जाता है। इनके तो अपने 2.5 दर्जन से ज्यादा अराकीन ऐसे हैं जो कि हर मौका के ऊपर आके हुकूमत की मदद करते हैं। कौमी असम्बली में कितने लोग आपके साथ राब्तों में मानने को तैयार नहीं है? कौमी असम्बली में कितने लोग पीपल्स पार्टी के या नून लीग के आपके साथ राब्तों में? बड़ी तादाद में हमारे साथ राब्ते में। आपको याद होगा जब स्टेट बैंक का बिल आया था तो शहबाज शरीफ भी कुछ शादी खाने चले गए थे, उनको भी कोई जरूरी काम याद आ गया था। नहीं, अब आप ये कहते हैं कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर सेनेट ये फिर आपसे मफाहमत की सियासत कर रहे हैं? हमने तो उनका शुक्रिया भी अदा किया है कि उन्होंने स्टेट बैंक बिल पास करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। शुक्रिया के साथ साथ अगले दिन उनको तंज के नश्तर भी तो बरसाए हैं ना आपने उन पर। जाहिर बात है, शुक्रिया भी होता है, फिर तनकीद भी होती है, ये तो हिस्सा है सारा। अच्छा, अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है कल आपके शहर फैसलाबाद भी जा रहे हैं, अवामी तहरीक भी शुरू कर रहे हैं। हुकूमत कभी अवामी तहरीकें शुरू नहीं करती
क्या आप इस तैयारी में तो नहीं है कि अगर अपोजिशन कोई ऐसा हल्ला बोलती है तो फिर आप भी मैदान में निकल कर उसे जवाब दे सकें? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने तो जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो फलाही मंसूबा है, राना साहब, जो 70 साल किसी वज़ीर आज़म को तौफीक नहीं हुई, ये 40 साल ये भी इक़्तिदार में रहे हैं ना, इनको तो खैर क्या तौफीक होनी थी, इनको तो पता था हम बीमार होंगे, लूटमार इतनी की है, कोई लंदन इलाज करा लेगा, कोई दुबई करा लेगा, कोई अमेरिका में जाके इलाज करा लेगा। ये इमरान खान वज़ीर आज़म आया है जिसको आम आदमी की तकलीफ का एहसास है। इमरान खान 4 करोड़ खानदानों को 10 लाख रुपए मुफ्त यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दी, 18 करोड़ लोग बनते हैं, दे ना सिंध हुकूमत भी क्यों नहीं देती, क्यों सोए हुए हैं वो अभी तक? उसके सिलसिले में वज़ीर आज़म फैसलाबाद भी उसका इजरा करेंगे, आइंदा मुल्तान भी जाएंगे, गुजरावाला भी जाएंगे, सरगोदा भी जाएंगे। इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे बड़े तरक्याती मंसूबे हैं जिनके इफ्तिताह दरकार हैं। वहाँ बड़े बड़े जहाँ वज़ीर आज़म जाएंगे इफ्तिताई प्रोग्रामों में बड़े बड़े इज्तिमाई अवामी इज्तिमा बन जाएंगे। वहाँ हम अपनी 3.5 साल कारकर्दगी भी अवाम के सामने रखेंगे। मुझे आप ये बताएं ना, कोविड-19 के बावजूद आज दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान दुनिया का वो बेहतरीन मुल्क है जिसने कोरोना को हैंडल किया, इकॉनमी भी चलाई, आज फैक्ट्री भी चल रही है, बाजार भी खुले हैं, आज जो है वो लोगों की मैशियत भी चल रही है, आज रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन भी हो रही है। हमें ये आलमी सतह की जो महंगाई आई है जिससे अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, चाइना, ये तमाम मुल्क मुतासर हुए, अगर ये चैलेंज हमें सामना ना हो इस चैलेंज का, तो इसके अलावा तो आप देखें कि हमारी तमाम तर जो इंडिकेटर्स हैं वो हुकूमत के पॉजिटिव्स हैं। 5.3% हमने ग्रोथ हासिल की है। हुकूमत ये समझती है कि इस वक्त हमें मईशत का चैलेंज दरपेश है, या बैनुल-अक़वामी सतह पर चैलेंज दरपेश है। मंसूबे चले हैं। फारूक साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल में देखें, परवेज खटक साहब, नूर आलम खान साहब, गैस का बहरान हो गया, खाद का बहरान हो गया, अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, फिर आप ये कहते हैं कि इत्तेहादी जमातें जो है उनका अपना अपना मैनिफेस्टो है, वो मुलाकात कर सकती है, लेकिन आप ये देखें कि ऐसे वक्त में कि जब अपोजिशन भी मिल रही है, उन्हीं दिनों में आपकी इत्तेहादी जमातें भी आपस में मिल रही हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान भी 10 फरवरी को लाहौर में आ रहे हैं, वो भी चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। तो इस पूरे मंजरनामे में क्या आपको लगता है ये मेल मुलाकातें सिर्फ मामूल की हैं? देखिए, मुलाकातें, मैंने फिर आपको कहा कि मुलाकातें जो है वो होती रहती हैं। आप इतना आप देखें, अब हकाइक देखें ना, पहले क्या मुलाकातें नहीं हुई, 11 जमातें नहीं इकट्ठी हुई, 11 जमातों को फिर 11 टोटे भी होते हुए आपने देखे। फिर आसिफ अली जरदारी की आपने वो भी नुस्खा देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब मियाँ साहब वापस आ जाए तो इस्तीफे हमसे ले ले। ये तमाम तर कहानियां ये करते हैं, करने के बाद ये एक दूसरे के ही ऊपर जो है वो छुड़ा भी लेके बैठे होते हैं। ये वजह है कि हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाते। इनका नजरिया भाई कोई नहीं है, इनका नजरिया लुटो और भुट्टो, इनका नजरिया माल बनाओ, कल को एहतसाब हो, को इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ये कोई नजरिया है इनका। भाई एक जगह के ऊपर खड़े तो हो जाओ ना। इमरान खान का पता है कि उसने इन चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाना। इमरान खान ने जो है वो इनको एनआरओ नहीं देना। ये 3.5 साल से पूरे पाकिस्तान की आवाम को पता है। हम तो नहीं इनकी तरह जो है वो म्यूजिकल चेयर खेल रहे, कभी ये सिलेक्टेड बन जाते हैं, कभी ये चोर बन जाते हैं, कभी एक दूसरे के साथ बगलगीर हो जाते हैं। के बाद जब अपोजिशन ने ये शो डाला यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने के बाद कि हम अदम इत्तेमाद की तहरीक ला रहे हैं, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फौरी तौर पे इत्तेमाद का वोट हासिल किया और साबित किया कि मेरे साथ टीम मौजूद है। अब भी जब सब अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, कुछ इत्तेहादियों की मुलाकातें भी हो रही हैं, तो क्या वज़ीर आज़म साहब दोबारा इत्तेमाद का वोट देने की तरफ जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ऐसी सूरत हाल ही कोई नहीं है बुनियादी तौर के ऊपर। तो उस वक्त आपके इल्म में है कि कुछ लोगों को हमारे इन्होंने वोट मैनेज किया, यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो वोट पड़े वहाँ पर। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने मुनासिब समझा, उन्होंने इत्तेमाद का वोट ले लिया। लेकिन अब मैं समझता हूँ कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। तमाम इत्तेहादी जमातों समेत पूरी असम्बली का इत्तेमाद जो है वो वज़ीर आज़म साहब को हासिल है और उसी के तहत जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब 1,70,00,000 लोगों के वोट लेकर आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि वो वोटर जिसने हमें मुंतखब करवा कर अपने हलकों से यहाँ भेजा है, उन्होंने वोट इमरान खान को दिया है। ये हमारा वोट इमरान खान की इमानत है। जो इमरान खान के वोट से गद्दारी करेगा, कल को अपने हलके में अवाम के पास जाने के काबिल नहीं रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो यही पॉइंट तो उनके लिए भी है ना। अगर मुस्लिम लीग नून का कोई एमएनए आपकी तरफ आ जाता है, पीपल्स पार्टी का एमएनए आता है, तो यही तो उनको भी देना पड़ेगा, एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। देखें, मैंने तो आपको कहा है कि मुझे तो इस बात पे जो है वो किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। अगर उनके लोग उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है, अगर उनके लोग
उनके साथ नहीं खड़े, तो फिर उसके ऊपर हम भाई क्या कर सकते हैं? आप हमें बता दें। हमने तो आपको कहा कि हम अपने नजरिए के ऊपर कायम हैं, हम जो है वो एहतसाब के अमल को चाहते हैं, ये आगे बढ़े। आपकी इसी बात पे, एहतसाब के अमल की बात पे आप ये कहते हैं कि ऑपोजिशन का जो बयानिया है वो लुटो और फुटो है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया तो ये था कि एहतसाब सबका, लेकिन एहतसाब अब तक किस हद तक हुआ है? शेख रशीद साहब क्या कहते हैं, पहले वो मुलाहिजा कर लेते हैं। इमरान खान जो चाहता था कि ये करप्ट लोग जेलों के पीछे हों, ये मनी लॉन्डर जेलों के पीछे हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए नहीं हो सका कि इस मुल्क में निजाम जो है सिर्फ गरीब को सजा देता है। इस मुल्क का निजाम जो है टेलीफोन जो छीने उसको 10 साल कैद करता है, और जो बड़ा आदमी शहबाज शरीफ किस्म का आदमी 16-16 अरब चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाए, उसकी 16 दिन में जमानत ले देता है। फरूख हबीब साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं हो सका, ना आप निज़ाम ठीक कर सके, ना जेलों में डाल सके। उधर दूसरी तरफ जुल्फे बुखारी साहब, साबिक मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर साहब पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो शायद अच्छे कानूनदान नहीं है, या उनकी अच्छी टीम नहीं है, या उन्हें गवर्नेंस या हुकूमत करने का पता नहीं था, इसलिए वो नाकाम रहे। अब एक तरफ आपकी शख्सी नाकामी भी है, दूसरी तरफ इदारा जाती इस्लाहात भी ना हो सकी, तो फिर इसका ब्लेम किस पे जाएगा? नहीं, देखें हमारी किस बात की नाकामी है ना। आप देखें इमरान खान तो 70 साल का गंद भाई साफ कर रहा है। क्या हो गया आपको? हम तो 1898 के बाद के कानून की रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। ये जो सीआरपीसी के अंदर जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, जो फौजदारी का कानून है, इसमें 700 के करीब जो रिफॉर्म्स आ रही हैं, वो इमरान खान लेकर आया। पहले ले आते ना। किसको तौफीक हासिल हुई? कोई तौफीक हासिल नहीं हुई। इस मुल्क के अंदर एहतसाब का नाम पर एनआरओ दिया जाता था। इस मुल्क में एहतसाब के नाम के ऊपर जो है वो फ्रेंडली अपोजिशन कायम की जाती थी। इसमें तो पहली बार हकीकी मानों में ताकतवर की चीखें निकली हैं, उसको कानून में आने का खौफ पैदा हुआ है। ये जरदारी और शहबाज शरीफ एक दूसरे की शक्ल देखना चाहते थे, और भाई ये बुग़्ज़ इमरान खान में एक दूसरे को मिल रहे हैं। और जितनी मुलाकातें इन्होंने इमरान खान की वजह से करनी है, इन्होंने क्या मुलाकातें करनी थी? क्या हो गया आपको? किस दुनिया में आप लोग रहते हैं भाई? तो ये पाकिस्तान की आवाम भी जानते हैं। ये जो 22 करोड़ आवाम है, ये बड़ी समझदार आवाम है। फिर जुल्फी बुखारी साहब शहजाद अकबर साहब की नाकामी पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? ओ यार, वो बड़ी छोटी सी, देखे वो बड़ी एक छोटी सी बात है, वो एक छोटी सी बात है जिस पे आप बात करें। ओवरऑल निजाम की बात कर रहे हैं ना। क्या इमरान खान ने लड़ना है? और भाई करप्शन के खिलाफ तो आपने भी लड़ना है, मीडिया ने भी लड़ना है, पूरे माशरे ने लड़ना है। क्या अकेले इमरान खान ने लड़ना है? इमरान खान तो लड़ रहा है उसके खिलाफ। इमरान खान को इसी वजह से तो इमरान खान को इनकी तनकीद का सामना है, लेकिन हम उनकी तनकीद को जो है वो माइंड नहीं करते, क्योंकि हम नजरिए के ऊपर कायम है। इनका नजरिया क्या है? इनका नजरिया जो है वो करप्शन है, इसके अलावा और कोई मामला नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताएं कि 16 अरब रुपए की शहबाज शरीफ की करप्शन पकड़ी जाती है, 1 साल लगता है चलान मुकम्मल करने में। माफिया सलमान शहबाज को मुल्क से बाहर बैठाया हुआ है। यहां पर अपनी 50 रुपए का स्टाम्प पेपर जमा करवाते हैं, करवा के वहां जाके 4-4 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ के चले जाते हैं, 400-400 किलोमीटर का सफर कर लेते हैं। फिर डॉक्टरों से ओपिनियन लगा के कहते हैं नहीं, इनको तो सफर करने की इजाजत नहीं है। यही तो वजह है। हम ये कहते हैं कि इनको बुला, आप इनकी मुलाकातें ना दिखाएं, आप इनसे पूछें भाई आपने चोरी की है, ये टोपी ड्रामा क्या लगाया हुआ आवाम के आगे? ये मीडिया का भी किरदार है, आप लोगों का भी मीडिया। फरूख हबीब साहब, मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, तो उसके वो वीडियो दिखाते हैं जो लंदन में वो एक फैक्ट्री का दौरा करते हैं, उसकी उनकी जो वीडियो दिखाता है वो मीडिया ही दिखाता है। उनके तलक जो चीजें दिखाता है वो मीडिया ही दिखाता है, और मीडिया बिल्कुल। हम आपका शुक्रिया भी तो अदा करते हैं ना। अच्छा चलें जरा आगे चलते हैं, जरा थोड़ा सा ये मुझे बता दें, ताहयात नाहिली, इस पर आपका जाती मौकफ क्या है और पार्टी का मौकफ क्या है? जी नहीं, देखें बात ये है, मैं तो पार्टी का मौकफ भी बता देता हूं ना, अपना जाती मौकफ भी बता देता हूं। राणा साहब, मुझे आप ये बताएं, ये जो जीरा नाई है, ठीक है, ये जो बशीर साइकिल चोर जेल के अंदर बंद पड़ा है, इनकी जेलें खोल दें फिर। क्या उनके बुनियादी हकूक नहीं है जिनको सजाएं हुई हैं? वो पता नहीं किस मजबूरी की वजह से उसने चोरी की, चोरी की वजह से उसको सजा होगी, किसी को उम्र कैद होगी, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल। क्या उनके बच्चे नहीं है पीछे? क्या उनकी खवातीन घरों के अंदर जो है वो नहीं बैठी हुई? ये नोखा लाडला है नवाज शरीफ, जिसके ऊपर आगे जो है वो बार आगे सुप्रीम कोर्ट बार के कि जनाब नहीं, इसकी नाअहली को खत्म कर दो। 62-63 बड़ा वाजे है, पाकिस्तान की आला अदलिया ने इसके ऊपर जो है वो फैसला दिया हुआ है।
इसके बाद आप देखें कि रिव्यू भी हो चुका हुआ है, मुल्क को लूटा है, करप्शन करते पकड़े गए हैं, कतली खत का मजाक किया, जाली कैलबरी फोन देखी लोगों ने। मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो पूरी फिल्म लोगों ने देखी है। उसके बाद इनको जो है वो सजाएं हुई हैं। अब आप कहें कि जनाब इनको जो है वो अहल कर दिया जाए, ये तो पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं है, ये तो सुनने के काबिल पिटीशन नहीं है। तो इनसे ये भी सवाल होना चाहिए कि 62-63 का इतलाक जो है वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस पे होता है, तो या तो फिर इसका इतलाक कुली तौर पे होना चाहिए, या फिर आप ये नहीं समझते कि इसमें तरमीम करने की जरूरत है? और भाई मेरे बात ये है, 62-63 को आप पढ़ तो लेना यासिर साहब। 62-63 का मतलब ये है क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन, कि अगर आपने मजलिस शूरा का मेंबर बनना है, अब अगर आपने जाके किसी स्कूल का टीचर बनना है तो उसके लिए मेयार और होगा, अगर आपने जाके किसी अदारे में नौकरी करनी है उसका मेयार और होगा। लेकिन अगर आइन के अंदर लिखा है कि अगर आपने रुकने असेंबली या रुकने सेनेट बनना है तो उसका ये मेयार है, उस मेयार को पूरा करना है आपने, आपको सादिक और अमीन होना पड़ेगा। अगर आप झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, इक़्तिदार में आके करप्शन करेंगे, नाजायज अख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन भी लगेगी। और सजा जजा का निज़ाम तो अल्लाह ताला ने भी रखा हुआ है, दुनिया में भी रखा हुआ है, आखिरत में भी रखा हुआ है। ये कानून क्यों बनाए जाते हैं? इसी वजह से बनाए जाते हैं ना कि लोग कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, वरना तो यहां पे कहेंगे सुनिया हो जन गलियां विच कल्ला रांझा यार फिरे, फिर तो यही काम हो जाएगा ना। तो ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है भाई, अंधेड़ नगरी चौपट राज नहीं है। यहां पर आइन है, आइन की हाकमियत के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, उसके साथ हम खड़े होंगे। फरख हबीब साहब, कब तक आप समझते हैं 23 मार्च का मार्च और 27 फरवरी का मार्च आपको होता नजर आ रहा है? देखें, ये तो क्विक मार्च होना है, ये जेलों का मार है। ये जो है ना बहुत जल्द इन्होंने जेलों में जाना है, इनका एहतसाब जो है वहां पर होना है। ये भूल जाएं कि ये इक़्तिदार की जो है वो इनको बारी मिलेगी। असल मामला ये है कि फिर मैं आपको कहूं कि हमने जो है वो एक नजरिए के लिए जदोजहद की है। हमने जो है वो कोई हमारा मकसद कोई इक़्तिदार में आकर माल थोड़ी बनाना था। मुझे आप ये बताएं ना कि इमरान खान ने कौन सी फैक्ट्रियां लगा ली हैं, इमरान खान ने कौन से बैरून मुल्क जो है वो फ्लैट्स बना लिए हैं, इमरान खान की कौन सी जायदादों के अंदर इजाफा हो गया इक़्तिदार के अंदर आके। आप, मैं इनको चैलेंज करता हूं राणा साहब, आपके शो से, आप भी लाहौर के रहने वाले हैं, कि आप निकाल लें इनकी 85 की ग्वाल मंडी की इनकी आप जायदादें निकाल लें, आप इमरान खान की जायदादें रख लें। जब से वो वजीर आज़म बने 3.5 साल हो गए ना, इनकी आप 85 से जायदादें निकाल लें और जब तक ये इक़्तिदार में रहे आपको जमीनों आसमान का फर्क नजर आएगा। 85 से अब तक की जायदादें दोनों तरफ से अगर निकाली जाएं और उसका मवाजना किया जाए तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। फरूख हबीब साहब, बात ये कर लेते हैं कि अगर लॉन्ग मार्चेस होते हैं, ये इस्लामाबाद जाने की कोशिश करते हैं, बारहा इस पे सवाल किए गए हैं, क्या आपको ये लगता है कि तसादुम की सियासत होने वाली है आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए, कोई किसी किस्म की कोई तसादुम का जो है वो कोई मामला नहीं है। हम तो इनको कहते हैं कि भाई आप अपना पुरअमन तौर के ऊपर आपने अपना एहतजाज करना है, आप अपना एहतजाज करें। वैसे ही किसी मुल्क में चोरों को एहतजाज करने की भी जो है वो इजाज़त नहीं होती, उनको जो है वो अपने आप को आके ग्लोरीफाई करने की भी जो है वो इजाज़त नहीं होती। लेकिन फिर भी हम इनको कहते हैं कि ये आर पार वाले पहले भी ख्वार हुए, अब भी अपना शौक पूरा करने, हमें कोई मसला नहीं। फरख हबीब साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो आपका सेहत कार्ड है ये पाकिस्तान के अंदर एक इंकलाब है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो आप जो महंगाई का एक चैलेंज है उससे निपटने के लिए क्या करेंगे? कब तक आप समझते हैं कि पाकिस्तान से महंगाई का ये सैलाब खत्म हो जाएगा? देखें, बात यह है राना साहब, इसको पूरे पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। देखें, कोविड-19 आया, पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन कम हो गई, सप्लाई एंड डिमांड का फ़र्क आया। जो कंटेनर पाकिस्तान में $2,000 में आता था वो $10,000 के अंदर आने लग गया। पूरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है वो इजाफा हो गया। पूरी दुनिया में ये हाई प्राइसेस का पूरा एक साइकिल आया हुआ है। आप देखें, सदर बाइडन के ऊपर तनकीद हुई, आपने देखा कि सहाफ़ी ने उनके ऊपर सवाल किया। आप फ्रांस देख लें, आप चाइना देख लें, आप बरतानिया देख लें, महंगाई के 40 साला रिकॉर्ड वहां पर जो है वो टूट गए। अब मुझे बताएं, पेट्रोल तो पाकिस्तान में नहीं निकलता, अब $90 के ऊपर जो है वो पेट्रोल चला गया। $1300 फी टन के ऊपर आपका ये खाने पकाने का जो घी है, बनास्पति घी है, जो खुर्दनी तेल है, ये $1300 पे चला गया। $400 वाली चीज थी, $6 वाली LNG $40 पे चलेगी, $50 वाला कोयला $200 के ऊपर चला गया। अब आप ये बताएं कि बिजली भी आपकी 45% इंपोर्टेड फ्यूल से बनती है। इन्होंने डैम तो बनाए नहीं, अब 10 डैम्स इमरान खान बना रहे हैं, दिया मीर डैम, भाषा डैम,
दासू डैम, मोहम्मद डैम, 10,000 मेगावाट बिजली पानी से बनेगी। जो सस्ती बिजली होगी वो सस्ती बिजली हम आवाम को भी फराहम करेंगे। इसी तरीके से जो आलमी सतह पर प्राइसेस हैं तो एक उसको हम कोशिश कर रहे हैं उसको बैलेंस क्रिएट करने के लिए। में कमी वाकई हो रही है। अब ये तो एक अच्छी बात है। जाते जाते अवाम को खुशखबरी ये दे कि वजीर आजम का दौरा है चीन, उसके समरात कब तक अवाम तक पहुंचेंगे और इंडस्ट्री नहीं लगने के हवाले से क्या खुशखबरी? देखें, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको बताऊंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब का तारीखी दौरा हुआ है, तारीखी कामयाबी का दौरा है। ना सिर्फ चाइना के साथ हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी मजबूती के हवाले से, खास तौर के ऊपर इकॉनमी के हवाले से 20 से जायद वजीर आजम साहब ने मीटिंग्स की हैं डिफरेंट सेक्टर्स के साथ, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर है, फुटवेयर सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। वहां से इंडस्ट्री रीलोकेट होकर पाकिस्तान आएगी। ना सिर्फ यहां से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी बल्कि जो हमारी इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होगी। और ये अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान आ रही है, उसकी राह हमवार हो रही है। पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो तैयारी करके चाइना गया, जहां उन्होंने उनसे बात की कि ये वो ताउन के एरियाज हैं जहां पर आपकी इंडस्ट्री दूसरे ममालिक में जा रही है, जबकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान सी पैक का हिस्सा है, पाकिस्तान आपका दरीना दोस्त है, लिहाजा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, यहां पर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आके हमारी मदद करें ताकि पाकिस्तान भी आगे बढ़े और ये पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत हो। पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत हो। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगेगी, चीन के ताउन से अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। ये खुश आइंद बात है और अपोजिशन मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जो मेल मुलाकातें कर रही है इसका हासिल कुछ नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह हमने वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब साहब से गुफ्तगू की है और हुकूमती इक़दामात पे बात की है, चाइना की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की है और अपोजिशन की मेल मुलाकातों पे बात की है, तो बात अब कर लेते हैं MKM के वफ्द की। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यानी अपोजिशन लीडर से जो मुलाकात हुई है, पहले जो मुलाकात थी चौधरी बरादरान से, उस पर भी हमने रोशनी डाल ली कि उस मुलाकात का नतीजा क्या रहा, वहाँ पे गुफ्तगू क्या हुई, इत्तेहादियों के आपस में गिले शिकवे क्या हुए हैं या आने वाले दिनों में किस तरह चलने पर इत्तफाक किया गया है। तो ये जो अपोजिशन लीडर से मुलाकात है MKM के वफ्द की, इस नतीजा क्या निकलेगा, इसकी बुनियादी वजह क्या थी कि चौधरी बरादरान से आप मुलाकात करने के बाद अपोजिशन लीडर से भी मुलाकात करते हैं। तो आमिर खान साहब का मुलाकात के बाद मौक़िफ़ क्या था, पहले वो मुलाहिज़ा कर लेते हैं। जिस तरह की मुश्किलात वफाक से पंजाब में हमारे दोस्तों को हैं, हमें सिंध में पीपुल्स पार्टी से वही मुश्किलात हैं। अभी कोई चीज़ तयशुदा नहीं है। अभी मियाँ साहब की PDM और दीगर दोस्तों से भी मीटिंग्स होना बाकी है। फ्यूचर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए और हम सब मिलकर फैसले करेंगे। हम चूंकि इत्तेहादी हैं वफाक के, तो हमने वहाँ पर भी अपनी ये नाराजगी भी रखी है कि अवाम के अंदर जाते हैं, अवाम के सवालों का जवाब देना होता है। तो ये महंगाई अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, तो इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। ये महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, अब कोई ना कोई इसका हल जरूर निकालना चाहिए। ये तो मौक़िफ़ था MKM का। अब देख लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा कीजिए। मैंने आज MKM के वफ्द को ये गुजारिश की है कि आप इस हुकूमत के हलीफ तो जरूर हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। आज का हलीफ कल का मुखालिफ होता है, कल का मुखालिफ परसों का हलीफ होता है। ये सियासत का हिस्सा है। जो मुल्क की तबाही हो चुकी है इमरान नियाजी के हाथों, आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा, उसके बाद हलीफ बनकर सोचना होगा, वगरना कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी। तो वक्त ज्यादा नहीं, आपको फैसला करना होगा। कौम जरूर सवाल करेगी, वो MKM से सवाल करेगी। ये तो मौक़िफ़ है शहबाज शरीफ साहब का। राना साहब, अगर आमिर खान साहब की मैं गुफ्तगू पे आ जाऊँ, वो जो कहते हैं कि हमारे कुछ दोस्तों को जो वफाक से मसाइल है यहाँ पे, वही मसाइल हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। अगर इसे एक पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये गवर्नेंस के हवाले से मसाइल तो MKM को है सिंध के अंदर, तो फिर इसका मतलब ये कि गवर्नेंस के हवाले से मसाइल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर अपोजिशन जमातों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, अगर आप शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुन लें और आमिर खान साहब की गुफ्तगू सुन लें, तो गुफ्तगू को अगर गौर से सुन लें तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि आमिर खान साहब शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम देने आए हैं
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हम नहीं चल सकते, तहरीक इंसाफ के साथ आप नहीं चल सकते, तो हम दोनों जो है एक एक जमात के साथ नहीं चल सकते, तो इसका मतलब हम आपस में भी नहीं चल सकते। बात यह है कि आमिर खान साहब होके गए, मुलाकातें की। एक बात तो मैं आपको गारंटी से कह दूं, मेरी MKM के ज़िम्मेदारान से बात हुई, कुछ देर प्रोग्राम शुरू होने से कुछ देर पहले मेरी बात हुई, हमने इसकी हकायक तक पहुँचना। उन्होंने कहा जी हम हुकूमत नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कहा जी गिले शिकवे होते हैं वो हम करते रहते हैं, इजलास में भी करते हैं, इजलास के बाद भी करते हैं, वो हमारा हक है, हम करते रहेंगे, सियासी मुलाकातें हमारा हक है, हम करते रहेंगे। उन्होंने कहा जी ये तो सारे मीडिया ने चला दिया कि जनाब MKM ने अपने शिकायत के डेट लगा दिए या शिकायत की वहाँ गुफ्तगू में सारा। उसने कहा ये किसी ने नहीं चलाया, कि हमने तो ये भी शहबाज शरीफ साहब से कहा कि मियाँ साहब आपने आसिफ अली जरदारी और बिलावल से जो मुलाकात की है उसमें जो सिंध के अंदर काला कानून ला रहे हैं आपने उसके हवाले से बात की है? आपने कभी उनसे पूछा है कि सिंध के अंदर जो बदहाली है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या आपने पूछा है? वो कहते हैं ये हमारी बात आपको डिस्कस नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी जहां हमने एक तरफ क्या कहा कि यहाँ पे हमसे ये वादे हुए, उन्होंने कहा वाकई कुछ वादे हैं जो वफा नहीं हो सके, लेकिन उसके बावजूद हम उनके साथ खड़े हैं। उसने कहा हम किन के साथ जाएं? उन्होंने बड़ी अच्छी बात, उसने कहा हम किसके साथ जाएं? अगर आप ये समझें कि हम पीपल्स पार्टी के साथ चले जाए तो हम तो सिंध के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लोग जो है वो वहाँ पे ज़िंदगी की बाजी हार गए, हम पर तशद्दुद किया गया, सिंध के अंदर हम उस काले कानून के खिलाफ ला रहे हैं, सिंध में वो हमें दहशतगर्द कहते हैं, तो क्या हम उनके साथ चले जाए, उनका असम्बली में साथ दें, उनको जाकर असम्बली में सपोर्ट करें? उसका ऐसा मुमकिन नहीं। उनका जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है, शहबाज शरीफ की बात है, तो शहबाज शरीफ से हम मिले हैं, बतौर वो अपोजिशन लीडर है और हमें राब्ते रखने चाहिए, हम उनसे मिले हैं, हमने कहा भी है उन्हें, और ये एक सियासी मैदान है जिसमें हमें कल के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम आज के लिए नहीं कर रहे। दूसरी मैंने चौधरी बरादरान से टोटल मुलाकात में हमने सारी गुफ्तगू की है, लेकिन कोई ऐसी दूर दूर तक बात नहीं है कि यासर के हुकूमत को वो छोड़ के जाएंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूँ 48 घंटों के अंदर, 24 से 48 घंटों में MKM की मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म से हो जाएगी, उनके वफद की, उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल काफ़ी हद तक हो चुके हैं, बाकी हो जाएंगे। MKM के पास भी ऑप्शन नहीं है यासर, क्या MKM के पास ऑप्शन है? चले MKM छोड़ देती है, मुस्लिम लीग काफ़ी छोड़ देती है, आप क्या समझते हैं कि चौधरी अब जो है चौधरी परवेज़ लाई साहब और चौधरी शजात हुसैन साहब वो उसको मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए रास्ता हमवार करेंगे? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो नवाज शरीफ जो अपने भाई और बेटे को, अपने भाई और भतीजे को वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं बनाना चाहता, सिर्फ अपनी बेटी को बनाना चाहता है, तो क्या चौधरी परवेज़ लाई उसके लिए रास्ता हमवार करेगा? चौधरी परवेज़ लाई को बनने देगा? कुछ नहीं होगा यासर साहब। ये सारा एक सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई है, और ये सियासी गहमा गहमी, ये सारी मूवमेंट, मैं कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, ये 2 बड़े मार्चों को जीरो करने के लिए हो रही है। लेकिन राना साहब आप कहीं डिस्कस हो रहे हैं मार्च, ठीक है, एक फार्मूले पे अमल दरामद नहीं हो सकता। बहुत सी जमातों के साथ बुक्स भी है, कुदूरतें भी हैं, मसाइल भी हैं, इख्तलाफात भी हैं, वो एक मेज़ पे बैठ भी जाएंगे फिर भी हल नहीं कर सकेंगे बात को, ये एक तरफ। क्या आप ये नहीं समझते कि इन मेल मुलाकातों से हुकूमत पे प्रेशर कुछ बन रहा है? देखें, प्रेशर इतना ही बन रहा है कि आपकी जो बात नहीं सुनी जा रही थी, आपकी बात सुनी जाएगी। आपके मुतालबात नहीं माने जा रहे थे, पहले आपको 10 दिन बाद बुलाया जाता था, अब आपको 10 घंटे बाद बुला लिया जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चले मैं आपको एक बात अंदर की बता देता हूँ। आप कैसा मेरी अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ ला रही है अदम एतमाद? अपोजिशन तो अपोजिशन के खिलाफ नहीं, अपोजिशन छोड़ देना, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाएगी, अगर मान ले इकट्ठी हो जाती। वो तो नहीं, वो पहले स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, तो फार्मूला तय किया, फिर स्पीकर, फिर सेनेट, फिर वज़ीर आज़म पे जाएंगे। नहीं जी, मैं बता सुन लेना, आपने तो फार्मूला बना दिया ना खुद ही, मेरी जान, ऐसा नहीं होगा। वो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, अगर वो कामयाब हो गई उसके बाद वो आएंगे पंजाब में, अच्छा, फिर वज़ीर आज़म की तरफ जाएंगे। ये मैं आपको ये वो बात कह रहा हूं जो इनके अंदर, क्योंकि इनकी स्पीकर के खिलाफ कामयाब नहीं होनी, 101% कामयाब नहीं होनी, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म का चाइना का टूर जो है, चाइना का जो दौरा है, जो मुआहदे करके आए हैं वज़ीर आज़म, और जो मुहित्ते की मौजूदा सूरत हाल है, इस पर पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे वज़ीर आज़म के खिलाफ खड़े होंगे? वो किसी ऐसी कुव्वत को या किसी ऐसी सियासी जमात को सपोर्ट करेंगे कि जो हित्ते में मज़ीद बदअमनी पैदा हो, जिससे हो, या महंगाई में इजाफा हो, या वो मुआहदे जो करके आए वो ख़राब हो? ऐसा नहीं होगा यासर। हमें थोड़ा सा हक़ाइक़ को देखना होगा। अपोजिशन जो चाह रही है
वो किसी सूरत में इसलिए नहीं होना। मैंने कहा था कल भी पीपल्स पार्टी नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ खेल रही है। मौलाना फजल रहमान जो है वो ऐसे खेल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे पास कौन क्या चॉइस होगी, हमें ज़्यादा कहाँ से चीज़ रिस्पॉन्स मिलेगा। ये सारा ड्रामा जो हो रहा है ना, ये सारा ड्रामा जो हो रहा है, ये किसी एक मार्च को रोकने के लिए हो रहा है। और ये फ़ज़ा बनाई जा रही है कि जनाब हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे, हम अदम एतमाद की तहरीक लेके। जब कहा जाएगा अदम एतमाद की तहरीक लेके आ रहे हैं, आप ईवान के अंदर जंग ला रहे हैं, तो फिर सड़कों की जंग ज़रा बंद कर दें, ये होगा। यस अच्छा, चले अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इत्तेहादी मेल मुलाकातें कर रहे हैं, वो अपने गिले शिकवे कर रहे होंगे, अपोजिशन एक दूसरे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। चौधरी बरादरान के पास MKM भी जा रही है, पीपल्स पार्टी भी जा रही है, नून लीग भी जा रही है, मौलाना भी आएंगे, वो भी जाएंगे। ये चौधरी बरादरान का जो घर है या जो आप स्पीकर हाउस लगा लें, ये इस वक्त सियासत का मरकज बना हुआ है। हम ये समझते हैं पीपल्स पार्टी ने बनाया। चौधरी बरादरान के पास कौन सा नुस्खा लेके सारे जा रहे हैं? चौधरी बरादरान जो है वो जोर तोड़ के मास्टर है। चौधरी बरादरान जो है वो उनके रूट्स इतने बेहतरीन रूट्स हैं कि अगर वो रूट्स इस्तेमाल हो गए अपोजिशन के लिए, तो जो अपोजिशन कोशिश कर रही है 3.5 साल से और उस कोशिश में वो कामयाब नहीं हो रही, अगर चौधरी बरादरान चाहें तो वो कामयाब हो सकती हैं। ये इसलिए सारे जा रहे हैं। दूसरा देखिए, अपोजिशन बड़ी सियानी है। अपोजिशन जानबूझ के हुकूमती इत्तेहादियों के पास जाएगी। आप कहते हैं अपोजिशन सियानी है, यहाँ पे बेवकूफ है कौन? नहीं, हुकूमती इत्तेहादियों के पास जाएगी ताकि ये तासर दिया जा सके कि हुकूमती इत्तेहादी जो हैं वो हमारे साथ मिल रहे हैं और हुकूमत को थोड़ी सी घबराहट पैदा हो। मुझे एक बात बताएं, चौधरी बरादरान साहब के हवाले से हाफिज अब्दुल्ला साहब ने पिछले प्रोग्राम में क्या कहा था, याद है आपको ना? हाँ जी, याद है। चौधरी बरादरान, मैं फिर उनकी जमात भी तकिया करती रही है। चौधरी बरादरान वो तो जो कमिटमेंट करते हैं उसको पैरा देते हैं। इन 5 सालों की कमिटमेंट उनकी तहरीक इंसाफ के साथ है। आगे जाके हालात क्या होंगे उसका फैसला वो वक्त पे करेंगे। चौधरी बरादरान और MKM जहाँ पे खड़ी हैं वहीं पे खड़े रहेंगे। MKM का चौधरी बरादरान से मिलना, आप गौर करें, अब शायद आप एक चीज़ ज़हन में रखिए, चले मैं आपको थोड़ा सा याद माजी जो होता है ना, इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। यस सर, कई लोगों के लिए अजाब होता है, अजाब कुछ लोगों के लिए अजाब होता है, कईयों के लिए नहीं। मैं कहता मैं MKM ने भी अपनी एक साख बचानी है, MKM ने भी कुछ करना है। कुछ दिन पहले MKM का एक ग्रुप जिसको फारूक सत्तार साहब जिसे हेड कर रहे हैं, जो कहते हैं कि मैं असल हूँ, वो भी मियाँ शहबाज शरीफ से मिलके गए थे और वो भी कुछ तासर दे के गए थे। शहबाज शरीफ से मुलाकात उस तासर को ख़त्म करने के लिए भी थी। ये मैं जो आपको कह रहा हूँ, आपको आने वाले चंद दिनों नजर। उसके बाद जब वो लाहौर आए हुए, देखें वसीम जो हैं, वसीम अहमद, वो तो 3 दिन से लाहौर में थे। वसीम अख्तर 3 दिन से लाहौर में थे। उनकी बाकी मुलाकातें भी हो रही थी, वो प्रेस क्लब में भी जाते थे, वो बाकी जगहों पे भी जा रहे थे, मुख्तलिफ लोगों को भी मिल रहे थे। बात यह है कि उनका मौक़िफ़ तो ये है कि नून लीग ने अभी ग्रीन सिग्नल भी कोई नहीं दिया और अभी नून लीग नहीं ग्रीन सिग्नल भी नहीं। चले मैं आपको ये भी कर देता हूँ, आगे अगली बात भी कर देता हूँ। अपोजिशन की तहरीक में इत्तेमाद इसलिए कामयाब नहीं होनी, इसलिए नहीं होनी, ये सिर्फ ड्रामा इसलिए है। या सर, पीपल्स पार्टी किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है? बिलावल भुट्टो को, यही है ना? तो 2024 तक बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। बिलावल भुट्टो की जो एज है उसके मुताबिक 2024 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो पीपल्स पार्टी किसके लिए ये सारी खीर पका के रखेगी? मुस्लिम लीग नून चाहती है फौरी, जिस तरह राना तनवीर साहब ने भी आज कहा है हमारे प्रोग्राम में भी, बातें ये तो मानती है ना कि अभी जो इक़्तिदार में आएगा वो ज्यादा नुकसान उठाएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए अभी अगर किसी और को हिस्सा दे दिया जाए तो बाद में फायदा खुद हासिल कर लिया जाए। नहीं तो फिर फायदा ये क्यों हासिल करेंगे? फिर तहरीक इंसाफ नहीं हासिल करेगी। वो कहेगी जनाब हम पे इतना इंतजाम लगता था, हमारे पास हमारे वक्त पे इतने की चीज़ थी, अब ये लोग सारे मिल के आए हैं, ये इससे इतनी डबल हो गई है, उसका फायदा किसको होगा? मुझे ये बता दें, पीपल्स पार्टी के पास कितने घर मौजूद हैं पंजाब में? कितनी कुव्वत पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास मौजूद? नहीं, उसके लिए तो नून लीग का सहारा चाहिए। ठीक, तो नून लीग क्यों सहारा देगी? नून लीग नहीं सहारा देगी, मैं आपको ये लिख के देता हूँ। नून लीग समझती है कि आने वाले वक्त में हमारी सबसे बड़ी सियासी हरीफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। ये उनका ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ खत्म हो जाती है तो KP के अंदर सबसे बड़ी हलीफ जमीयत उलमा इस्लाम पे होगी। लेकिन ये होगा, आप किसकी हरीफ होगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। सर जी, पीपल्स पार्टी की भी यही होगी। आप मुझे बताएं, फैसल करीम कुंडी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है?
उन्होंने कहा जी मौलाना फजलुर रहमान के भाई जो सरकारी मुलाजम हैं वो सरकारी सरसों खाक इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा नहीं कहा मौलाना साहब किस नाम से रैली लेके आ रहे थे? वो अली अमीन गंडापुर के भाई की जो नाहिली हुई थी उसके बाद उनका ये मौक़िफ़ था कि मौलाना फजलुर रहमान के जो भाई हैं फिर उनको भी नाहिल किया जाए, उनको भी घबराए ना। ये उस टोकरी में अंडे रखे हुए हैं जो आपस में टकरा के टूट जाने हैं। अपोजिशन उस टोकरी में अंडे है, अपोजिशन जो है ना अंडों की सूरत में उस टोकरी में मौजूद है कि जिसके अंदर बच्चे नहीं निकलने बल्कि ये अंडे टूट जाने हैं, आप देख लीजिएगा। चले, टोकरी के अंदर जो मौजूद अंडे हैं ये तो टूट जाएंगे। अब हिकमत अमली इसके पैरेलल जो है हुकूमत की क्या है और किस हद तक कामयाब होगी, उसी पे बात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जहां पे हमने हुकूमती प्लान की बात करनी है उससे पहले कुछ तज़किरा कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही। साबिक स्पीकर जो अयाज सादिक साहब हैं वो इन दिनों लंदन में मौजूद हैं। उन्होंने कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास था वो लंदन से ही उसमें मौजूद रहे और उसमें उन्होंने गुफ्तगू भी की। नंबर गेम्स के हवाले से भी बात हुई। नंबर गेम्स के हवाले से उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया? अयाज सादिक साहब कहते हैं दोस्तों की तवील फहरिस्त है, नाम गिनना शुरू करेंगे तो थक जाएंगे। लेकिन अयाज सादिक साहब कुछ अरसा कबल लंदन जाने के हवाले से अपना क्या माखज़ रखते थे, अपना क्या इरादा रखते थे, वो जरा मुलाहिजा कर लीजिए। मैं लंदन पहुंचा और मियाँ साहब से मिलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। मैं तो मियाँ साहब से यह कह रहा था मियाँ साहब दिल तो चाहता है आपको साथ ही लेके जाएं। मैं मिल के आया, मेरा ख्याल है मेरी मुस्कुराहट आपको बताती है कि हालात क्या है। मैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाल्लाह, फरवरी के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह जाऊंगा। और मैंने ये कहा था मियाँ साहब दिसंबर में आ सकते हैं, जब मैं जाऊंगा हो सकता है मेरे साथ हो जाए या उसके बाद भी आ सकते हैं। आएंगे जरूर, इनकी नींदें खराब होंगी जरूर। राना साहब एक तरफ वो नंबर गेम की बात कर रहे हैं कि नंबर गेम के हवाले से हमारी तवील फहरिस्त है, दूसरा आपको याद होगा कि मियाँ साहब की वापसी के हवाले से बयान ये अपनाया गया था कि पार्टी फैसला करेगी। लगता ये है कि एक तरफ हुकूमत के खिलाफ नंबर गेम पूरी है, मियाँ साहब के हवाले से नंबर गेम जो है वो कम पड़ गई है। जैसे पहले मुझे एक तो बताएं, मियाँ साहब तो बीमार हुए, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। ये अयाज सादिक के साथ कौन खड़े हैं? ये इसहाक डार साहब। ये क्यों बाहर गए हुए हैं? थोड़ा सा बीमार है, ठंडी हवा ले रहे हैं। ये बीमार है, अल्लाह ने भी सेहत कामिला अता फरमाए। हमारी कौम को, हम सहाफ़ियों को ये सोचना चाहिए, ये बयान करना चाहिए कि हक़ाइक़ क्या हैं। देखिए आप ज़रा आ जाए ना, ज़रा अयाज सादिक साहब, मैं तो इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, ये बड़े ईमानदार डिसेंट है। देखिए उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने किसी जगह कहा है कि फरवरी 2022, 24, 25, 26, 27, 28 को सन दिया उन्होंने। दिसंबर किस साल का? यार वो कह रहे हैं दिसंबर में नहीं तो फरवरी में। अब वो फरवरी जिस साल में होगी, जिस साल में वो साल का जिक्र करेंगे, हम उनसे उस साल का पूछेंगे। देखिए मैं आपको, चूँकि मैंने आपको उस वक्त भी कहा था मियाँ साहब नहीं आ रहे, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ मियाँ साहब नहीं आ रहे। अयाज सादिक साहब हों या कोई भी हो, उनको सियासी गुफ्तगू करने का हक़ है, वो सियासी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि मियाँ साहब अयाज सादिक साहब के कहने से आ जाएंगे, मियाँ साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कहने से आ जाएंगे, मियाँ साहब जो हैं वो शाहिदा खान अब्बासी के कहने से आ जाएंगे, मियाँ साहब मुस्लिम लीग नून की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फैसले के बाद आ जाएंगे, नहीं ऐसा है। मियाँ साहब को जिन चंद एक अफराद पे यकीन है और उसके बाद मियाँ साहब को जहाँ से गारंटी चाहिए वहाँ से गारंटी मिलेगी तो मियाँ साहब आएंगे। उसके लिए मुस्लिम लीग नून की किसी जनरल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, किसी साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, किसी साबिक वज़ीर आज़म, किसी अपोजिशन लीडर के कहने की या उसकी उनकी तजवीज़ देने की या उनकी राय देने पर मियाँ साहब नहीं आ रहे। एक बात तो आप ज़हन में रख लें, मियाँ साहब को वो गारंटी नहीं मिल रही। चलिए मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं, मियाँ साहब के कुछ दोस्तों ने एक अरब ममालिक में सन लगाई, कोशिश की कि उनके ज़रिए कोई हुकूमत से रब्ता करके कुछ किया जाए, कुछ लोगों से रब्ता किया जाए। ये तो माजी में भी फार्मूला नहीं, ये भी ताज़ा मैंने कहा माजी में भी फार्मूला, फार्मूला हमेशा वैसे ही लगाते हैं, फार्मूलों के मास्टर हैं वो। तो जनाब वो भी नाकाम हो गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अरब ममालिक के ज़रिए सिफारिश जो है वो भी उनकी नाकाम, एक अरब मुल्क जो है उसके ज़रिए सिफारिश वो भी एक नाकाम हो गई है। अब जहाँ तक बात है या साथ देखें, एक ज़हन में रखिएगा, अदम एतमाद की तहरीक अगर
मुश्तरका तौर पर, मुतफिका तौर पर ये लाने की कोशिश करते हैं तो ये उस सूरत में आएगी तहरीक जिस सूरत में शहबाज शरीफ को 100% यकीन होगा कि तहरीक को कामयाब कराने के लिए उनके पास तादाद से ज़्यादा उनको यकीन दहानी की तरफ से राना साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, उससे पहले बात कर लेते हैं, जब आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को पूरा यकीन होगा तब तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, यकीन दहानी होगी। चले यकीन दहानी फर्ज करें हो गई, हुकूमती तैयारी क्या होगी? हुकूमती तैयारी मुकम्मल है। चले मैं आपको ये भी बता दूँ, आखिरी मिनट है, हुकूमत जो है वो भी बड़े ज़ोर शोर से तैयारी कर रही है। हुकूमत की तरफ से आइंदा मैक्सिमम 23 मार्च से पहले दोनों बड़ी सियासी जमातों के अंदर एक बड़ी दरार वो हुकूमत आपको डाल देगी। अच्छा। तीसरा, जो हुकूमत की तरफ से जहांगीर तरीन को कहा जा रहा था अपोजिशन के कैंप में चला गया, जहांगीर तरीन जो है वह अपोजिशन की बजाय हुकूमत के कैंप में आपको दोबारा इंतहाई मुतहर्रिक नज़र आएंगे और इसके लिए हो सकता है कि आइंदा 24 घंटे में कोई अहम मुलाकात उनसे हो चुकी हो। सही, जब हम अगला प्रोग्राम कर रहे हो तो उनसे मुलाकात हो चुकी हो, नहीं तो हम कल शाम को आपको बताएंगे कि जहांगीर तरीन की मुलाकात कब और कहां हो रही है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ये इत्तेहाद ही मुमकिन नहीं हो पाएगा, अगर ये हो भी जाता है तो इस हवाले से हुकूमत के भी नंबर गेम पूरे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, दिलास्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।